देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सरकार आम आदमी की जेब पर अब एक और बोझ डालने वाली है। जी हां, आगामी 18 जुलाई को यानी सोमवार से दूध, दही, छाछ व चेकबुक सहित कुल 10 से ज्यादा चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीजें जीएसटी में लगा दी गई है जो पहले इसके दायरे से बाहर थी। वहीं कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर में बढ़ोतरी भी की गई है। अब सरकार भी इसका ऐलान कर चुकी है। सभी चीजों पर बढ़ी हुई दरें 18 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, सरकार के इस फैसले से अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा। आपको बताएं, टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी, बटर, मिल्क पर पहले जीएसटी नहीं लगता था। अब 18 जुलाई से इन पर 5 की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। साथ ही चेकबुक जारी किए जाने पर बैंक की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर 18% जीएसटी लगेगा। अस्पताल में 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। और साथ ही में आपको बताया कि एटलस सहित मैप चार्ज पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। होटल के 1,000 रुपए से प्रतिदिन के कमरे वाले रूम पर 12% जीएसटी लगेगा। और आपको बताएं कि पहले इन पर जीएसटी नहीं लगता था। एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप लगने पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। और वहीं ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स, केक सर्विस आदि पर भी 18% की दर से जीएसटी लगेगा। फिलहाल इन पर 12% जीएसटी ही लग रहा था। जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों का सामान लेकर आने वाले पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। और साथ ही में आपको बताएं कि स्प्लिटेंस, अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्राऑक्यूलर लेंस आदि पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% 18 जुलाई से ही कर दिया जाएगा, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जिन चीजों को पहले जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, अब उन पर भी जीएसटी वसूला जाएगा। यानी सरकार ने आम आदमी की जेब काटने का एक मसौदा तैयार कर लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सभी चीजों के जो जीएसटी दर है बढ़ा दिया गया है, जिससे आम आदमी की पार्टी आम आदमी के ऊपर हम देखते हैं कि खासा जो है इस पर असर पड़ने वाला है। क्या कुछ खास अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं महंगाई का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लगातार कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर की बात करें या फिर क्या पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर और जरूरत की जो चीजें थी वो दिन ब दिन निरंतर महंगी होती नजर आ रही थी। और अब जिस तरीके से अब जीएसटी के अंदर बढ़ोतरी की गई है और जो पहले वस्तुएं जो पहले जीएसटी के दायरे में नहीं थी, अब उनको भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। उससे कहीं ना कहीं अब जनता के ऊपर और ज्यादा भार पड़ता हुआ नजर आएगा और जो उनकी कमर है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से सरकार के द्वारा कह सकते हैं 47वीं बैठक की गई जीएसटी के दायरे के लिए, कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई इस बैठक से कहीं ना कहीं जो जीएसटी के दायरे में या फिर कहें जो चीजें वस्तुएं नहीं थी उनके ऊपर भी जीएसटी लगाएगा। और कुछ वस्तुओं पर तो जीएसटी जो है वो बढ़ा दिया गया, यानी 12% से कर 18% दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो शायद जनता के बारे में नहीं सोचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब बात करें जिस तरीके से किन किन वस्तुओं पर जीएसटी के दायरे जो पहले नहीं थे वो बढ़ सकते हैं, या फिर कहें जो पहले कम जीएसटी लगती थी यानी 12% जीएसटी लगती थी, अब वो बढ़कर 18% हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हम बात करें जिस तरीके से कंटेनर दूध की, तो वो कहीं ना कहीं महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। छाछ की बात करें या फिर कहें मक्खन मलाई की बात करें या फिर कहें मक्खन छाछ की बात करें या फिर लस्सी की बात करें, ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब महंगी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि पहले इन पे जीएसटी नहीं लगता था और अब जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 12% का कहीं ना कहीं इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ पर की यहाँ तक की बात करें, अस्पतालों के अंदर जो इलाज कराया जाता था, जो जिनके कमरों के खर्चे यानी कि जो चार्जिंग था वो 5,000 रुपए माना जाता था, वो 5,000 रुपए से जो कम के चार्जिंग होगी उन पर भी अब जीएसटी लगेगा। लगातार कहीं ना कहीं इलाज कराना भी महंगा होता नजर आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो वो बच्चों की
पढ़ाई भी अब महंगी हुई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पेंसिल की बात करें या फिर कहें पेन की बात करें या शार्पनर की बात करें या फिर बच्चों के स्केल की बात करें या फिर कहें कॉपी किताबों की बात करें, इन पर भी अब 12% की दर से कहीं ना कहीं जीएसटी जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। तो सीधे सीधे कहें कहीं तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो कमर है वो बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है। महंगाई की बोझ जो है वो उनके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब इलाज कराना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई करानी हो या फिर घर का खर्चा उठाना हो, सब सब चीजें ही महंगी होती हुई नजर आ रही है। जी जी देखिए राजीव, इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन चीज़ों की जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, जिनको महंगा किया गया है, वो सभी ऐसी चीज़ है कि जो कि रोज़मर्रा के जीवन में आम लोगों के काम आती है। और आप देखिए कि ये सभी चीज़ ऐसी कि दूध हो गया या फिर हम कहें कि हेल्थ फैसिलिटी हो गई, शार्पनर हो गया, छाछ हो गया, तो ये सभी चीज़ें होती है जो रोज़मर्रा में काम आती है। आम आदमी है वो इससे बहुत ज़्यादा संकट में आने वाला है, यानी कि आर्थिक स्थिति पे भी जो है आम आदमी की इससे असर पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें रोजमर्रा की चीजों की, तो सरकार को कहीं ना कहीं जैसे पहले जीएसटी के दायरे में नहीं हुआ करती थी तो उसी तरीके से चलना चाहिए था, या फिर जो जीएसटी लगाई भी जाती तो कहीं ना कहीं इतनी नहीं लगाई जाती, 5% लगाई जाती। मगर यहाँ पर सरकार ने 12%, 18% के करीब दर से कहीं ना कहीं जीएसटी लगाया, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती नजर आएगी। और खासतौर पर सरकार ने उन चीजों पर जीएसटी लगाया है जिन पर पहले जीएसटी नहीं था। यानी कि दूध की बात करें तो छाछ की बात करें या फिर कहे मक्खन की बात करें या फिर कहे, और बच्चों की जो पेंसिल और कॉपी किताबें हुआ करती थी, ये भी कहीं ना कहीं पहले इन पर जीएसटी नहीं हुआ करता था। अब जीएसटी के दायरे में आने के बाद में कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो है वो महंगी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई करें या फिर घर के खर्चे की बात करें या फिर कहे खाने पीने की चीजों की बात करें, क्योंकि दूध जो है वो एक ऐसी वस्तु है जो कहीं ना कहीं खाने पीने की हर चीज के अंदर काम आती है। चाय बनानी हो तो दूध का इस्तेमाल किया जाता है, कॉफी बनानी हो तो दूध का इस्तेमाल किया जाता है। और दूध ही अब महंगा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो इससे कहीं ना कहीं परेशान होगी और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। जी जी देखिए, साथ में राजीव देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर जीएसटी नहीं था, उन पे जीएसटी लगा दिया गया, और जिस पे जीएसटी था उसको बढ़ा करके डबल से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कर दिया गया है। क्या लगता है, जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, या क्या सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता के बोझ की, तो सरकार को कहीं ना कहीं वो बोझ जो है वो कम करना चाहिए था, मगर सरकार ने वो उस बोझ को कम नहीं करा बल्कि मैं और ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि जिन पे जीएसटी नहीं था उन पर 12% या फिर 18% की दर से कहीं ना कहीं जीएसटी लगा दिया गया है। और बात करें जिन पर कम जीएसटी था उनको भी कहीं ना कहीं डबल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान होती नजर आएगी। जनता का जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल सकती है। बात करें जिस तरीके से होटलों के रूम के किराए की, जो 1,000 रुपए से कम के किराया होता था उन पर जीएसटी नहीं लगता था, अब उन पर भी जीएसटी लगा दिया। तो कहीं ना कहीं जो छोटे होटलों के अंदर जो लोग आके रहते थे या फिर कहे 1-2 दिन के लिए जो आए हैं, जैसे मान लीजिए यूपी से दिल्ली आया तो दिल्ली के अंदर एक छोटे से रूम के अंदर वो कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर लेता था और उसके बाद में 1-2 दिन का काम करके वो वापस चला जाता था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब 1,000 रुपए से नीचे का किराया भी कहीं ना कहीं अब उनको महंगा पड़ता होना जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगी और जीएसटी वो भी डबल लगेगी। तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान होती नजर आएगी। इससे कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से सरकार ने जिन चीजों पर जीएसटी नहीं था उन पर भी जीएसटी लगाया, तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी इससे कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आएगा। क्योंकि जो 1,000 रुपए से कम के जो होटल के रूम थे वो कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में नहीं थे और कहीं ना कहीं होटल मालिकों को या फिर कहे होटल के जो रूम लेने वाले थे उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होता था। अब कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और बच्चों की पढ़ाई की बात करें या फिर खाने पीने की चीजों की बात करें, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगी हुई है और यहाँ तक कि इलाज कराना भी अब महंगा होता नजर आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था इसके बारे में। कहीं ना कहीं जनता को राहत देनी चाहिए थी, वो राहत बल्कि में और ज्यादा बढ़ा दी गई है और ज्यादा बोझ जो है वो जनता के ऊपर डाल दिया गया है। जी जी देखिए राजीव, इसी के साथ देखते हैं कि अगर होटल के कमरे की बात करें तो 1,000 रुपए हम देखते हैं कि मिनिमम चार्ज होता है किसी का, इससे एक मिनिमम होता है इस चीज़ का, एवरेज हम इस चीज़ को मान के चल सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो भी आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, और भी बाकी जो चीज़ों की जो दर बढ़ाई गई जिससे हम देखेंगे अब आम आदमी जो है आर्थिक संकट से जूझने वाला है। तो अपनी आर्थिक स्थिति को इस तरह से खराब देखते हुए क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या कुछ विरोध हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मिडिल क्लास की बात करें, क्योंकि मिडिल क्लास जब भी ये कहें कि हम मथुरा से दिल्ली आता है वो किसी अपने व्यापार के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो एक छोटा होटल या फिर कहें छोटा कमरा जो देखता है जिसके अंदर जो उसके बजट के अंदर हो, 1,000 रुपए का एक कमरा लिया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पहले जीएसटी नहीं था, अब उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो चार्जिंग है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगा होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा और ज्यादा परेशान होती नजर आएगी। बात करें
हमारे बच्चों की पढ़ाई की पेंसिल तक लेकर एक शार्पनर तक लेकर उन पर भी जीएसटी लगेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई जो है वो मिडिल क्लास किस तरीके से करेगा, ग्राउंड क्लास किस तरीके से करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। अपर क्लास की बात करें तो अपर क्लास एक बार को मैनेज कर सकता है, मगर ग्राउंड क्लास की या फिर मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं इसको मैनेज नहीं कर सकता, और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था। मगर सरकार, जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान होगी, और शायद विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों को लेकर कल से जिस तरीके से मानसून सत्र चलेगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को रखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन या फिर कहें जो जनता का गुस्सा है वो भी देखने को मिल सकता है। जी अजीत राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रयागराज हिंसा के बाद मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम पर शनिवार को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। वह अभी देवरिया जेल में बंद है। 12 जून को प्रशासन ने पम को घर बुलडोजर में गिरा दिया था, जिसके बाद से ही 10 जून को प्रयागराज में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम संजय खत्री ने एनएसए लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश को जेल में जावेद मोहम्मद को तामील कराया गया है। जावेद पम पर आरोप है कि वह जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड है। जावेद अहमद देवरिया जेल में बंद है और सुरक्षा को देखते हुए उसको 1 महीने पहले ही नैनी जेल से वहां शिफ्ट किया गया था। आपको बताएं कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर शनिवार को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। वहीं अभी देवरिया जेल में उसे बंद किया गया है और 12 जून को प्रशासन ने पंप का घर बुलडोजर से गिरा दिया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कि जी जितेंद्र, हम देखते हैं कि जो जावेद है उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंसा भड़काई थी, जिसके ऊपर पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। देवरी था जो है जेल में इस वक्त बंद है। क्या कुछ खास अपडेट है इस पर अभी? देखिए, 10 जून को प्रयागराज में घटना हुई थी और कहीं ना कहीं प्रयागराज में जिस तरह की नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो घटनाएं हुई, कानपुर में हिंसा हुई, प्रयागराज में हिंसा हुई, और जो प्रयागराज हिंसा है उसमें मास्टरमाइंड थे जावेद पंप, और उस जावेद पंप उनको कहा जाता है, जावेद मोहम्मद नाम है उनका, जिनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यानी एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है, रासुका लगाया गया है, और अभी भी देवरिया जेल में बंद है जावेद पंप। और कहा जा सकता है कि 12 जून को प्रशासन ने पंप पर उनके बलडोजर भी चलाने का काम किया था। और ये घटना की बात की जाए तो 10 जून को प्रयागराज में हिंसा होती है और इसका मास्टरमाइंड है जावेद पंप, और जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसके पेट्रोल पंप को गिराने का काम प्रशासन ने किया था और उसको गिरफ्तार कर देवरिया जेल में रखा गया है। और वहीं पुलिस रिपोर्ट पर जो डीएम की बात की जाए तो एनएसए लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश को जेल में मोहम्मद को जावेद मोहम्मद पर तामील यानी जामिल मोहम्मद पे लगा दिया चुका है और लगाने के लिए कहा भी गया है। जावेद पंत का आरोप है कि वह जुम्मे की नमाज के बाद अटाला इलाके में जो भड़की हिंसा थी उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और जावेद अहम देवरिया जेल में बंद है। सुरक्षा को देखते हुए उसको 1 महीने पहले ही नैनी जेल में भेजा गया था और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की सेन में इन्होंने जिस तरह से हिंसा भड़काने का काम किया, इसको देखते चलते हुए इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। जी, साथ ही में जितेंद्र बात करें कि जो है बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया गया था, तो ये सिर्फ इसलिए गिराया गया था क्योंकि उन्होंने हिंसा भड़काई थी? देखिए, किसी भी इसको प्रदेश सरकार माफ करने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मास्टरमाइंड भी है और ये बताया जा रहा है कि जो उनका पेट्रोल पंप था वो अवैध जमीन पर बना था, अवैध तरीके से बना था, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन पर कब्जा कर उसके बाद उनके पेट्रोल पंप को गिराने का भी काम किया गया था। नाम मात्र पेट्रोल पंप की कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर अवैध जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप है और उसी के चलते इनका पेट्रोल पंप गिराया गया था। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रयागराज में 10 जून के बाद जो हिंसा हुई थी, उस 10 जून की हिंसा में इन्होंने भड़काने का काम किया था, जिसके बाद इनकी खुलासा होने के बाद, पुलिस का खुलासा करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया और लगातार तब से देवरिया जेल में बंद है। जी जितेंद्र, साथ ही में हम देखते हैं कि वो बुलडोजर से उनके घर को गिराने के बाद में जो है हिंसा भड़क चुकी है, उस पर अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है उस पर? देखिए, वो गिरफ्तारी हो चुकी थी जावेद पंप की और कहीं ना कहीं अब आदेश हो गया है उनके ऊपर रासुका लगाने का, एनएसए लगाने का, और उसके बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी। एनएसए लगा दिया गया और जाहिर सी बात है कि एनएसए ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कहा जाता है कि बड़ा
महत्वपूर्ण गोल कहा जा सकता है कि बड़ी धारा होती है। और कहीं ना कहीं ये लगने के बाद अब थोड़े से जावेद बम की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर आरोप सिद्ध हो गया है और जाहिर सी बात है कि इनके पढ़ने से लगता है तो काफी महत्वपूर्ण जो है इनकी जो कह सकते हैं जमानत अब ना होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हिंसा में जो उत्तर प्रदेश में हिंसा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड के रूप में काम किया है और पुलिस ने इसका खुलासा भी किया। उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और जावेद बम की देवरिया जेल में बंद है। अभी तक मुश्किलें थोड़ी कर दी, लेकिन अब मुश्किलें कुछ ज्यादा बढ़ गई। जी जितेंद्र, इसी के साथ में अगर बात कर ले कि हिंसा भड़काने के मास्टरमाइंड जो है जावेद को माना गया है, पर उसी के साथ में और भी ऐसे लोग थे जहां पर हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ की अगर कार्रवाई की बात करें तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, उनको भी गिरफ्तारी उनकी भी की गई थी, उनको भी चिन्हित किया गया था और उनको वो भी जिनकी गिरफ्तारी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनकी भी गिरफ्तारी करने के बाद उनको जेल भेजने का काम किया। लेकिन पूरी साजिश के मास्टरमाइंड जावेद बम के ऊपर रासुका लगाया गया, एनएसए लगाया गया है। जैसे और लोग जो हिंसा में शामिल थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में भी सजा काट रहे हैं। लेकिन जावेद बम ने पूरी साजिश को यूं कहे कि पूरा बनाया था और इसी के तहत ये घटना हुई और इसी के चलते इनके ऊपर एनएसए रासुका लगाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि कानून से किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उसको बख्शा नहीं जाए। उसकी पूरी कुंडली उत्तर प्रदेश सरकार निकाल के रखेगी और जाहिर सी बात है कि पुलिस को पूरा पावर उत्तर प्रदेश सरकार ने दे रखा है। अगर इस तरह का कोई भी कानून तोड़ता है या कोई भी हिंसा भड़काने का काम करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई थी तो कानून व्यवस्था का काफी मुद्दा है और 17 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये बात कहने आई कि इसकी सरकार में अभी तक दंगे नहीं हुए, कोई भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन उस जो उनकी बातें हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम जावेद बम ने किया है। और जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा के खिलाफ इस तरह का काम किया है तो जाहिर सी बात उनको बख्शा नहीं जाएगा और सरकार बिल्कुल सख्त है इन सब चीजों के लिए कि कोई भी अगर हिंसा भड़काता है या कोई भी जो राष्ट्रीय अनहित में काम करता है तो जाहिर सी बात उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम 20 जुलाई से होगा। अभी तक चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार 17 या 19 जुलाई को हो सकता है, लेकिन सारे अनुमान से इतर एक नई तारीख तय हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण से 10-12 लोगों के मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक कैबिनेट तय न कर पाने के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर थे। आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार 2 चरणों में किया जाएगा। इसमें पहले चरण का शपथ ग्रहण मॉनसून सत्र से पहले होगा और जानकारी के मुताबिक इस दौरान भाजपा से 6 और शिंदे गुट से भी करीब इतने ही विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और दिग्गज नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पहले चरण के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं ये देखने वाली बात होगी कि शिंदे समूह से कौन इस लिस्ट में शामिल होता है। शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 17 या 19 जुलाई की तारीख का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन चूंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, तब सभी विधायकों को मुंबई आना होगा, इसलिए ये तारीख तय की गई ताकि विधायकों को बार-बार निर्वाचन क्षेत्र से मुंबई न आना पड़े। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम 20 जुलाई को होगा। अभी तक चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार 17 या 19 जुलाई को हो सकता है, लेकिन सारे अनुमानों से इतर एक नई तारीख तय हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 10 से 12 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी भी कैबिनेट तय न कर पाने के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर थे। आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 2 चरणों में किया जाएगा।
इसमें पहले चरण का शपथ ग्रहण मानसून सत्र से पहले होगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान भाजपा से 6 और शिंदे गुट से भी करीब इतने ही विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और दिग्गज नेता राधाकृष्ण वी.के. पाटिल पहले चरण में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं ये देखने वाली बात होगी कि शिंदे समूह से कौन इस लिस्ट में शामिल होता है। शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 17 या 19 जून की तारीख का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, तब सभी विधायकों को मुंबई आना ही होगा। इसलिए तारीख तय की गई ताकि विधायकों को बार बार निर्वाचन क्षेत्र से मुंबई न आना पड़े। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी सत्य प्रकाश, हम देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो हम कहें कि जो चुनाव है या फिर कहें जो शपथ दिलाई जानी है मंत्रियों को, वो 20 जुलाई को कहीं ना कहीं उनकी जो तारीख है वो तय कर दी गई है। क्या कुछ खास अपडेट है? बिल्कुल आयुषी जी, देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगभग हफ्तों से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट मंत्री का विस्तार नहीं हुआ है। इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से उद्धव सरकार में तमाम जो प्रकल्प थे उन्हें रोक दिया गया और इसकी मलाई खाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार कर रही है। इसी पर प्रति उत्तर देते हुए सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट का मंत्रिमंडल का विस्तार की जो तारीख है वो लगभग तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 20 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें लगभग 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 6 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के शपथ लेंगे। और यह भी जानकारी है कि 2 चरणों में यह मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। एक मानसून सत्र से पहले किया जाएगा और एक मानसून सत्र के बाद किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के में से आ रही है। जी सत्य प्रकाश, इसी के साथ में हम बात कर ले कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आई, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है एकदम से बिल्कुल बदल गई है, सब कुछ उलट पुलट हो गया है एकदम से। आपको पता है ये सब राजनीतिक जो गतिविधियां हुई है उसमें अगर लोगों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि 20 जुलाई की अब जो तारीख है वो भी तय हो चुकी है, जिसके अंदर की जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसके अंदर शपथ भी दिलाई जानी है। क्या कुछ खासा प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की? देखिए, पहले अनुमान था कि 17 से 19 जुलाई के बीच में शपथ ग्रहण किया जाएगा, लेकिन इस बीच जैसे ये तय हुआ कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, अब ऐसे में सभी विधायक मुंबई में होंगे, तो बार बार विधायकों को उनको निर्वाचन क्षेत्र से बुलाना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से ये 20 जुलाई का जो है तारीख तय किया गया है और 20 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के करीब 13 मंत्रियों को और बाकी भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों को जो है कैबिनेट और मंत्रालय में जगह दी जाएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के पास इस वक्त करीब 50 विधायक समर्थन में है, जिसमें से कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान मंत्री बने थे, तो उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद से तमाम जो है विधायक जो है, जिन विधायकों के इलाके में 15 से ज्यादा नगर सेवक है, उन्हें मंत्रिमंडल पे जगह देने की बात कही गई है। तो जाहिर तौर पर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो विकास की नाव रुकी हुई है उसे भी आगे बढ़ाने का काम एकनाथ शिंदे गुट करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे तुरंत जो है मंत्रिमंडल की शपथ दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लगातार एक के बाद अड़चने आई। हालांकि समीकरण बार बार बदलते गए, लेकिन अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट का जो विस्तार होगा और तमाम जो है उनके बाकी विधायक अब मंत्री बनेंगे। जी सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 21 जुलाई को कांग्रेस शिमला में राज्य स्तर प्रदर्शन करेगी। इसमें प्रदेश भर से कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रदर्शन के बाद 22 जुलाई को जिला स्तर में भी धरने दिए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस जन मोदी सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग को लेकर विरोध जाहिर करेगी। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति या राजनीतिक दल मोदी सरकार की नीतियों पर असंतोष जाहिर करता है, उसके खिलाफ इन जांच एजेंसियों को लगातार परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भी बदले की भावना से मोदी सरकार परेशान कर रही है। कांग्रेस इससे टूटेगी नहीं, बल्कि एकजुटता के साथ मुकाबला करेगी। इस बाबत अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से बैठक में 21 व 22 जुलाई को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन के निर्देश दिए। आपको बताया कि हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 21 जुलाई को कांग्रेस शिमला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगी। इसमें प्रदेश भर से कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रदर्शन के बाद 20 जुलाई को जिला स्तर में भी धरने दिए जाएंगे और इस दौरान कांग्रेस जन मोदी द्वारा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग को लेकर विरोध भी जाहिर करेगी। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति या राजनीतिक दल मोदी सरकार की नीतियों पर असंतोष जाहिर करता है, उसके खिलाफ इन जांच एजेंसियों को लगाकर परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भी बदले की भावना से मोदी सरकार परेशान कर रही है। कांग्रेस इससे टूटेगी नहीं, बल्कि एकजुटता के साथ मुकाबला करेगी। इस बाबत अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से बैठक कर 21 व 22 जुलाई को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन के निर्देश दिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पंकज कटना हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजी पंकज, हम देखते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे या फिर कहें मोदी सरकार पर कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही में प्रदर्शन का भी जो है ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, राजीव शुक्ला जो कि प्रमुख हैं, उनके दिशा निर्देश अनुसार कल यहाँ पर पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि 21 से 22 जुलाई को जी धरना प्रदर्शन रहेगा। 21 में राज्य स्तरीय और 22 में हर जिला मुख्यालय व उपमंडलों में हम जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो ईडी, सीबीआई की जांच ये लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, उनको लेकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने इससे पहले अग्निपथ की बात भी यहाँ पर जो है पत्रकारों के सामने कही थी कि जिस प्रकार से युवाओं को यहाँ पर मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो केंद्र सरकार है वो बदले की भावना से कार्य कर रही है। जी पंकज, देखिए इसी के साथ देखते हैं कि इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हुआ था, राहुल गांधी के ऊपर भी जो है ईडी के द्वारा उनको बुलाया जा रहा था, सोनिया गांधी को बुलाया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करें तो शिव सैनिक के भी कुछ जो विधायक थे उन लोगों को या फिर सांसद, उनको भी ईडी द्वारा बुलाया गया था पूछताछ के लिए और अलग अलग मामलों में उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद में भी ये जो बात है सामने आई थी या फिर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें मोदी सरकार द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। वैसा ही अब हिमाचल में देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस है वो भी लगातार इस पर वार कर रही है और प्रदर्शन करने तक ये आ गई है। क्या लगता है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, क्योंकि हिमाचल की अगर बात करूं तो लगातार ये मुद्दा बहुत ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के जितने भी आला कमान है या कार्यकर्ता, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल लास्ट में है। पर लेकिन देखना यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस इन प्रदर्शनों के माध्यम से अपने पुराने कार्यकर्ताओं को भी साथ लाने का एक प्रयास कर रही है, उनके लिए ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं एकजुटता के लिए भी इसको आप क्या देख सकते हैं कि कांग्रेस को एकजुट करने के लिए भी ये प्रदर्शन जो है वो रखे जा रहे हैं। अब बात ये देखने को है कि इस जो आह्वान जो ये किया गया है 21 तारीख का राज्य स्तरीय, उसमें कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, कौन कौन से समर्थन पहुंचते हैं और जिला स्तर पर जो 22 तारीख को ये अपना प्रदर्शन करेंगे उसमें किस प्रकार की
की रूपरेखा रहेगी। तो ये आने वाला समय है। ईडी की जांच या सीबीआई की बात को इन्होंने सामने रखा, पर लेकिन मुद्दे कुछ और भी हैं। कांग्रेस इस मामले को भुनाना चाहती है क्योंकि विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में है। जी देखिए, साथ ही में अगर नजर डालें तो उनकी एकजुटता के साथ में जो कांग्रेस है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। तो इस पर अगर प्रतिक्रिया की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई उनकी? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर अभी सामने नहीं आया है। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो मुकेश अग्निहोत्री लगातार भी जो मौजूदा सरकार है उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, चाहे वो हेलीकॉप्टर मामला हो, चाहे अग्निपथ की बात हो, चाहे गुड़िया प्रकरण पर स्पष्टीकरण देने की बात हो। पर लेकिन हर कार्यकर्ता, कल सुक्खू जी ने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस एकजुट है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आला कमान है वो यही राग अलाप रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है, पर लेकिन कांग्रेस के अंदर भीतरघात बहुत कुछ सामने आ रहा है। वहीं कल आम आदमी पार्टी के जो पिछले प्रदेशाध्यक्ष थे, कल उन्होंने भी, सुक्खू जी ने उनको भी ज्वाइन जो है वो कांग्रेस करवाई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती की दिशा में ये सारे कदम उठा रही है। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है ईडी का या सीबीआई जांच का कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार जो है वो टारगेट कर रही है, जो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनको टारगेट कर रही है। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाएगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये सारा कुछ भविष्य के घर में छुपा हुआ है। अजय जी के साथ ही में अगर बात करें तो हिमाचल के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया, मतलब चुनाव की जो तैयारियां है वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है चुनाव की, और चुनाव जीतने का भी लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी के वोटों को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, वोटों की जहां तक बात है, क्योंकि हर दोनों पार्टियों का अपना अपना हिमाचल प्रदेश में जनाधार है, अपना अपना कैडर वोट जो है वो इनके पास है, लेकिन इनका ध्यान रहता है जो न्यूट्रल वोट हो उसको किस प्रकार से आकर्षित किया जाए। जैसे कांग्रेस प्रदर्शन करती आ रही है, वैसे ही जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन करके न्यूट्रल वोटर को जो है वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो जहां तक हिमाचल की बात करें, क्योंकि हिमाचल के लोग बड़े समझदार हैं और उनको मालूम है कि ऊपर जो राजनीति हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इन प्रदर्शनों से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार मिशन रिपीट का नारा लेकर जो है चुनावों में उतरेगी। और वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, वो कहते हैं हम रिवाज नहीं ताज बदलेंगे। तो आने वाले समय की बात है कि ताज बदलता है या रिवाज बदलता है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। हालांकि वे अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास अब लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय और वाणिज्य कर का प्रभार है। आपको बताएं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बगैर ही उनके विभाग से संबंधित फैसले लिए जा रहे थे। इस बात से टीएस सिंहदेव नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री पद छोड़ दिया। बाकी पदों पर वह पहले की तरह ही बने रहेंगे। खबर ये भी सामने आई है कि पिछले दिनों कई सहायक परियोजना अधिकारी पर एक्शन लिया गया है। इस बात से भी टीएस सिंहदेव काफी नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक मनरेगा योजना के 10,000 कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 60 से ज्यादा दिनों तक हड़ताल पर भी थे। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभागों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि वे अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में हम बात करें कि कैबिनेट के मंत्री के रूप में बने रहेंगे, पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास अब लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय वाणिज्य कर का प्रभार है। आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बगैर ही उनके विभाग से संबंधित फैसले लिए जा रहे थे। इस बात से टीएस
सिंह देव नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री पद छोड़ दिया। बाकी पदों पर वे अभी भी पहले की तरह ही बने रहेंगे। और खबर ये भी सामने आई है कि पिछले दिनों कई सहायक परियोजना अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया था। इस पर भी जो टीएस सिंह देव है वो काफी नाराज थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्वाति कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी, हम देखते हैं कि जो टीएस सिंह देव है उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा भूचाल सा आया गया है। क्या कुछ खास अपडेट है? जी, यहाँ पे पहली चीज तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया हुआ है। उनके पास वर्तमान में 3 विभाग थे। स्वास्थ्य विभाग था, वो भी स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग था और साथ में जीएसटी का भी जो कार्यभार था वो उन्हीं के पास था। तो उनके पास जो 2 उनके विभाग है, जीएसटी और स्वास्थ्य विभाग, वो यथावत हैं। कुछ कारणों के चलते बस उन्होंने अपना जो पंचायत मंत्री वाला जो विभाग था उससे उन्होंने कल उस विभाग से जो जहां वो कार्यभार संभाल रहे थे उसको उन्होंने कल छोड़ा है। अजीत के साथ ही में बात करें कि वो कुछ चीजों से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी जिस वजह से उन्होंने अपने उस पद को छोड़ दिया। बात करें कि ऐसी क्या बात हुई थी कि उनको इस तरह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? जी, देखिए कल ये जो पद छोड़ने वाली जो बात आई है पंचायत मंत्री की, ये हमको भी उतना ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि पंचायत विभाग जो है अभी पूरे कोरोना काल में उसने बहुत अच्छा काम किया भी था। लेकिन कल जब उनके 4 पन्ने का जो ये पद छोड़ने का इस्तीफा आया है उस एक मंत्री पद से, तो उसने बड़ी हलचल जो है वो मचा दी है। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि जो कुछ उनके मन मुताबिक उस विभाग में काम नहीं चल रहा था। जिसमें हम बात करें ग्रामीणों को जो आवास देने की बात थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उस पे सही ढंग से काम नहीं हो रहा था, ये उनका कहना था। दूसरा, पेशा कानून जिसकी बात उन्होंने क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं प्रदेश में भी, इसके पहले प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष थे वो, तो वो जो मैनिफेस्टो बना था छत्तीसगढ़ का जब चुनाव के पहले, तब उसके वो बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उसकी ले रखी थी। तब जो पेशा कानून की जिस हिसाब से बात हुई थी, पेशा कानून जो प्रदेश में आने वाला है पिछले कुछ दिनों में, अभी कैबिनेट की बैठक में जिसकी चर्चा की गई, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। जी के साथ ही में अगर बात करें कि उनके मंत्री टीएस सिंह देव के जो पद छोड़ने से क्या कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है अभी? देखिए, बिल्कुल नुकसान और फायदे की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी उनका इस्तीफा आया है, उसकी मंजूरी बची है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी हम बात करते हैं तो टीएस सिंह देव को प्रदेश के लोग प्यार से बाबा कहते हैं, और उनका पंचायत विभाग छोड़ना बहुत सारी चीजों को अभी डैमेज कर सकता है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद था। छत्तीसगढ़ की जो आधी जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है, आधी के आधे से ज्यादा अगर हम कह लें तो वो ग्रामीण जनसंख्या है। मनरेगा का बहुत अच्छा काम अभी हुआ था, लेकिन इस पे भी क्योंकि प्रदेश को इसमें कई अवार्ड भी मिले हैं। पूरा जो कोविड काल था वो नरेगा योजना जो है वो मनरेगा योजना जो है उस पे बहुत अच्छा काम हुआ था, कई अवार्ड भी मिले हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये समझा जा रहा है कि ये काफी डैमेज वाला भी हो सकता है। देखिए, साथ में बात करें कि उन्होंने कुछ पदों से इस्तीफा दिया है, पर कुछ पदों पर वो अभी भी जो है मंत्री बने हुए हैं। इस चीज के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो कुछ पदों से उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ पद पर अभी भी बने हुए हैं, इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है अभी तक? जी, देखिए, उनके पास अभी मैंने जैसा कि बताया कि उनके पास 3 महत्वपूर्ण पद थे, 3 महत्वपूर्ण विभाग थे। पहला स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दूसरा था आपके पास पंचायत विभाग, और तीसरा उनके पास था जीएसटी। तो वो तीनों ही विभाग के मंत्री थे। अभी भी उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो कैबिनेट मंत्री अभी भी रहेंगे। उनके 3 महत्वपूर्ण विभागों में से उन्होंने एक विभाग जो पंचायत मंत्री का था वो उन्होंने अभी फिलहाल त्याग दिया है। उसकी स्वीकृति अभी प्रदेश में नहीं हुई है। सीएम साहब को उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर अपना ये दायित्व छोड़ने की बतौर पंचायत मंत्री दायित्व छोड़ने की उन्होंने बात की है। देखिए, साथ ही में अगर चर्चा करें कि अगर लोगों की प्रतिक्रिया की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जब भी वो अपने पद पर थे उन्होंने बहुत अहम फैसले लिए थे, जनता के लिए बहुत कुछ काम किया था, तो उनके इस तरह से अचानक से इस्तीफा देने के बाद में अगर लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, पक्ष विपक्ष की राजनीति तो चल ही रही है। पक्ष अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है।
संभावनाएं हैं आज इस पे चर्चा होने की, क्योंकि आज कुछ अहम बैठक भी है सीएम हाउस में। कुछ अहम बैठक आज यहाँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी है। और बाबा स्वयं इस समय मतलब टीएस सिंहदेव जी जो मंत्री हैं वो स्वयं इस समय रायपुर में नहीं है, वो अभी अंबिकापुर में है। तो इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हमारा देना अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जनता के एस्पेक्ट में भी अभी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक के चीजें क्लियर नहीं हुई है। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया, स्वीकृति आई नहीं है, और उसके बाद से अभी तक के उनका कोई मीडिया इंटरेक्शन हुआ नहीं है। तो इस पे अभी कुछ कह पाना थोड़ा क्लियर नहीं है। अजय जी के साथ ही में नजर डाल लेते हैं कि मनरेगा योजना के तहत जो 10,000 कर्मचारी है वो अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर 60 से ज्यादा दिनों पर हड़ताल पर थे। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो किस मांगों को लेकर के वो हड़ताल पर गए थे, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, उनकी जो कुछ मांगे थी वो पहला तो वो चाहते थे कि नियमितीकरण हो, और दूसरा ये था कि उनका जो वेतन जो भी उनको भत्ते मिलते हैं, जो भी उनको पे स्केल है, उसको थोड़ा सही करने की वो बात कह रहे थे। जी देखिए, साथ ही में हम बात करें कि कुछ परियोजनाओं के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया था, जिससे भी जो है टीएस सिंह जो है काफी नाराज बताए जा रहे थे। उस बारे में अगर हम कुछ चर्चा कर लें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सारी जो बातें थी जो उस पत्र में भी निकलकर सामने आई थी, जो 4 पन्ने का बड़ा लेटर था, इस्तीफा इस किस्म का बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कैबिनेट मंत्री के ऊपर एक कमेटी बना दी जाती है, उनके डिसीजंस को भी क्लियर करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। तो उस पे वो खासा नाराज चल रहे थे। और इस नाराजगी या असंतुष्ट होने की अगर हम बात करें तो ऐसी ही कुछ चीजें और हुई थी कि अगर हम बात कर लें नरेगा की, तो कितना अमाउंट रिलीज होना है, क्या है, आवास योजना के लिए कितना अमाउंट रिलीज होना है, इन सारी चीजों पे थोड़े समय पहले से असंतुष्टि उन्होंने जाहिर की थी, जिसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा था ऊपर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को। तो ये सारी वजह भी बताई जा रही है फिलहाल तो, लेकिन अभी वो खुलकर मीडिया के सामने आए नहीं है। तो किसी भी चीज पर स्पष्ट होकर बात करना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है अभी। जी बिल्कुल स्वाति, इसी के साथ अगर बात की जाए कि उन्होंने अपने 2 पदों से अभी जो है इस्तीफा दे दिया है, उसके अब उस पद को कौन संभालेगा? यानी कि अगर हम पार्टी की बात करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि इस तरह से एकदम से जो है इस्तीफा दे दिया गया है। तो तब तक के लिए, जब तक उन पदों को भरा नहीं जाता, उन पदों का जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाएगा? जी, यहाँ पर मैं माफी चाहूंगी, 2 नहीं, उन्होंने एक विभाग जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास है, उससे उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। तो अभी उनके इस्तीफे की स्वीकृति हुई नहीं है। उन्होंने दिया है जरूर है, लेकिन अभी इस्तीफे की स्वीकृति नहीं हुई है। अब ये तो राज्य सरकार तय करेगी, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि अगर इसकी स्वीकृति होती है तो कौन उस पर काबिज हो सकता है। क्या पहले से जो पूर्व में मंत्री हैं उन्हीं में से किसी को ये विभाग दिया जाएगा, या किसी और नए चेहरे को लेकर ये सामने आएंगे? जी, इसमें भी कोई अभी कुछ स्पष्टता दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी जो फिलहाल की स्थिति में उनका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है। जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश 2 दिनों की राहत देने के बाद एक बार फिर से रौद्र रूप धारण करती आ रही है। हम आपको बताएं, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि 19 और 20 जुलाई को गैर जरूरी होने पर घरों या सुरक्षित स्थानों से कतई बाहर ना निकले, क्योंकि 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग दे चुका है। पहाड़ों में बारिश से कहर टूटता है। मानसून की 2 दौर की बारिश के चलते उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। तो अब वहीं 100 से ज्यादा सड़कें भी बंद पड़ी है। इधर नदियों, नालों और झीलों का जल स्तर बढ़ गया है। तो दुर्घटना की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में असंचालित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 19 व 20 जुलाई को प्रदेश में खतरनाक मौसम रहने वाला है। खास तौर से 19 को कुमाऊं और कुमाऊं के सटे गढ़वाल मंडल के जिला में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अस्करी, हम देख रहे हैं कि जो मौसम है वो लगातार जो है लोगों की परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर हम लोग अभी उत्तराखंड की बात कर ले तो वहां पर मौसम जो है बद से बदतर होता जा रहा है। जो मौसम विभाग ने है उसने भी कहीं ना कहीं चेतावनी जो है लोगों के लिए जाहिर कर दी है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए मौसम अलर्ट की अगर हम बात करें, मौसम अपडेट की हम बात करें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जनपद स्तरीय मौसम की जो है वो चेतावनी जारी की है। जिला स्तर से रेड अलर्ट की चेतावनी का भी स्पष्टीकरण किया है। साथ ही बता दें कि 18 जुलाई को येलो अलर्ट रहेगा, जिसमें नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जो जिले हैं उनमें जो है अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही ये जो तमाम जिले हैं इसमें नैनीताल है, चंपावत है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, इसमें कहीं कहीं बहुत भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 19 जुलाई की, तो 19 जुलाई को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 7 जिलों का जिक्र किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जिसमें प्रदेश के अगर हम बात करें जिलों, जो 7 जिले हैं उसमें देहरादून है, टिहरी है, पौड़ी है, नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किन जो है बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 जुलाई की, तो 20 जुलाई को भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है वो भी 7 जनपदों के लिए किया है। इसमें देहरादून है, टिहरी है, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, जहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है कि तमाम जो लोग हैं वो एहतियात बरतें, घर से निकलने से पहले तमाम जो जरूरी चीजें होती हैं ताकि बचा जा सके बारिश से। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको खास तौर से हिदायत दी है कि वो अपने जो जिस रूट पर वो जा रहे हैं या जिस भी दिशा में वो जा रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन पर वो जा रहे हैं, तो उस मार्ग की पूरी जानकारी लेकर के जाएं, कहीं मार्ग अवरुद्ध तो नहीं है। इस तरह की तमाम अपडेट्स जो है, तमाम जो अलर्ट्स हैं वो मौसम विभाग की तरफ से दिए गए। जी जी अस्करी, अगर प्रशासन की बात करें तो देखिए मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि जो मौसम है खराब होने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश बाढ़ की संभावना बन सकती है, बाहर ना निकले आप। तो इससे क्या प्रशासन पहले से अलर्ट है? क्या प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की गई है इस कोई भी हम कहें कि कोई भी घटना को रोकने के लिए? देखिए अगर हम बात करें प्रशासनिक तैयारी की, तो खासतौर से हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में अभी तक जो है तैयारियां कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रही हैं, क्योंकि जो नदियों के किनारे जो मलिन बस्तियां हैं, जो लोग बसे हुए हैं, उनको साफ तौर से पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि अगले 5 से 7 दिनों तक जो है बहुत बारिश हो सकती है प्रदेश में। और तमाम जो किनारों पर बसे हुए लोग हैं उनके पास जो है रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। तो खास तौर से अगर हम बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर काफी जो है तैयारियां देखी जा रही हैं और लोगों को अलर्ट भी किया गया है। जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनको साफ तौर से अलर्ट किया गया है कि अगले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, इसलिए आप एहतियात बरतें। और अगर वाटर लेवल अगर ज्यादा होता है आप उस पर ध्यान रखें, और ज्यादा वाटर लेवल होने पर आप अपनी जगह को छोड़ करके रैन बसेरों की तरफ चले जाएं। जी जी देखिए अस्करी, अगर हम लोग बात करें अभी कि पूरे देश में इस समय तबाही का मंजर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है, तो देखिए क्या हो रहा है कि लोगों को जितनी परेशानी हम देख रहे हैं कि लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं, लोग बहते जा रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे आर्थिक जो संकट है लोगों का वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी ऐसी घोषणा की गई है कि आर्थिक तौर पर भी लोगों की मदद की जाएगी? देखिए अभी ऐसा अभी फिलहाल नया कोई अपडेट या नई कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार हमेशा से तत्पर रही है तमाम जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको लेकर के, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर इस तरह की आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला बारिश का है, उसके बाद यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी एक बड़ा जो है मसला उभर कर सामने आता है। तो उत्तराखंड सरकार हमेशा ऐसे तमाम जो लोग हैं जो पीड़ित हैं बारिश से, या बारिश के कारण उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है या उनका घर बह जाता है, तो उनको हर संभव मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी नई कोई घोषणा सामने नहीं आई।
जी देखिए, साथ ही में अगर चर्चा कर ले कि 19 और 20 जून को मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जो है मौसम विभाग द्वारा दी गई है, तो क्या इसको देखते हुए अब तक सरकार ने कोई घोषणा की है कि जो स्कूल है वो बंद रहेंगे या फिर जो कॉलेज है वो बंद रहेंगे, या फिर इस तरह की कोई छुट्टी की कोई घोषणा अब तक की गई है बच्चों के लिए? देखिए 19-20 जून नहीं है, माफ कीजिएगा, 19-20 जुलाई का जिक्र है मौसम विभाग की एडवाइजरी में। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद जो तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को ये एडवाइजरी प्रेषित भी कर दी गई है। अब ये डिपेंड करता है तमाम जो 13 जिले हैं उत्तराखंड के, उनके जिलाधिकारियों पर कि वो आने वाले वक्त में अपने स्कूलों की छुट्टियां करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है सरकारी स्कूलों में ऐसा कोई अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि 19 या 20 जुलाई की छुट्टी हो। जी अस्करी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बताएं कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश 2 दिन की राहत देने के बाद एक बार फिर रौद्र रूप धारण करने के मूड में है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि 19 और 20 जुलाई को गैर जरूरी होने पर घरों या सुरक्षित स्थानों से कतई बाहर न निकलें, क्योंकि 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग दे चुका है। पहाड़ों में बारिश से कहर टूटता है। मानसून की 2 दौर की बारिश के चलते उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। तो अब भी 100 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। अगर इधर नदियों, नालों और झीलों का जल स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं और ऐसे में आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 19 व 20 जुलाई को प्रदेश में खतरनाक मौसम रहने वाला है। खासतौर पर 19 को कुमाऊं और कुमाऊं से सटे गढ़वाल मंडल के जिलों में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बताएं कि पूरे देश में लगातार चल रही बारिश ने लोगों को बुरी तरह से परेशान कर रखा है और साथ ही में लगातार हो रही बारिश से जो है लोगों के बच्चों की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कहीं ना कहीं लोगों की बच्चों की प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं वो अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे। जो हम देखते हैं कि कई इसमें घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही है, जिसमें कई लोग जो है बाढ़ में बह गए हैं, कई लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं, जिसके चलते जो है आर्थिक संकट से भी जो है हम कहें वो राज्य जो है जूझ रहा है, या फिर लोग भी आर्थिक संकट से इस समय जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही में अगर नजर डालें तो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को लगातार बचाने का कार्य जो है लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है लगातार इन कामों में जुटी हुई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। पर जो बारिश का कहर है अभी भी आया हुआ है और आपको बताएं कि 19 और 20 जुलाई को भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि गैर जरूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि उस दिन जो है तबाही का मंजर उस समय देखा जाएगा। आपको बताएं कि 19 और 20 जुलाई के लिए मौसम विभाग अभी से चेतावनी दे चुका है। अभी से जो है मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है कि 19 और 20 जुलाई को घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि उस दिन जो है हम कहें कि लगातार बारिश या फिर बाढ़ से तबाही का मंजर बन सकता है। आपको बताएं कि सरकार इसके लिए अभी से जो है तैयार हो चुकी है। सरकार ने अपनी जो है तैयारियां पूरी कर ली है ताकि कोई जो है घटना सामने ना आए। इसके लिए जो सरकार है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है। तो चलिए फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।